हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम स्टार्ट करते हैं काय चिकित्सा पेपर 2 का सबसे पहला टॉपिक। ये है चैप्टर नंबर 11 जिसका नाम है चिकित्सा ऑफ वात व्याधि। ठीक है, तो इसमें हम वात व्याधि के बारे में पढ़ेंगे। तो पहले हम देखते हैं वात दोष का परिचय। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, जितनी भी वात व्याधि हैं अलग अलग उनको पढ़ेंगे, लेकिन सबसे पहले हम जो वात व्याधि के सामान्य निदान है, सामान्य लक्षण है और सामान्य चिकित्सा है, तो सबसे पहले हम वात व्याधि की सामान्य लक्षण, सामान्य निदान और सामान्य चिकित्सा के बारे में पढ़ेंगे। और फिर हम एक-एक करके वात व्याधि के बारे में पढ़ेंगे। अलग-अलग जो वात व्याधि हमारे सिलेबस में दी हैं, उनको हम कंप्लीट करेंगे, ठीक है? तो सबसे पहले हम वात दोष का परिचय देख लेते हैं। जैसे कि वात दोष में आकाश और वायु महाभूत की प्रधानता होती है, ठीक है? तो ये हो गया इसका परिचय। तो सामान क्या होते हैं, मतलब जो भी वात व्याधि होती हैं, उनके सामान्य निदान क्या होते हैं, ठीक है? आहार संबंधी कारण हो सकते हैं, जैसे रूक्ष, शीत, अल्प तथा लघु आहार का निरंतर सेवन करना। फिर विहार संबंधी कारण होते हैं, जैसे अत्यधिक मैथुन, जागरण, व्यायाम, उपवास, वेग विधारण, चिंता, शोक आदि। ठीक है, तो ये हो गए विहार। नेक्स्ट है रोगाति कर्षण जन्य कारण, मतलब रोगों से होने वाली वात व्याधि। जैसे इसको हम वात व्याधि के निदानार्थक रोग के अंतर्गत मानना चाहिए। कैसे कि प्रायः दीर्घकालिक रोगों में वात व्याधि के उत्पन्न होने की संभावना प्रबल होती है। क्या है कि कोई भी रोग है वो बहुत टाइम से चला आ रहा है, बॉडी में है, प्रेजेंट है, तो उसकी वजह से भी वात व्याधि होती है। ठीक है, तो मतलब कोई रोगों के कारण, कोई रोग है व्यक्ति को, उसके कारण उसको वात व्याधि हो रही है। ठीक है, तो ये भी एक कारण हो। फिर अन्य अन्य कारण क्या होते हैं वात प्रकोप होने के, जैसे कि धातु क्षयजन्य कारण हो सकते हैं, जैसे रस, रक्त और शुक्रादि का क्षय हो जाना। ठीक है, उसके कारण भी वात व्याधि उत्पन्न होती है। फिर मार्ग अवरोध तथा आमरस की उत्पत्ति को वात प्रकोप का प्रमुख कारण माना गया है। अगर मार्ग अवरोध हो रहा है, बॉडी में जो स्त्रोतस है उनमें अवरोध हो रहा है, या आमरस की उत्पत्ति हो रही है, तो उसकी वजह से भी वात प्रकोप होता है। फिर चिकित्सा कर्म से भी होता है। कैसे? जैसे असमय में पंचकर्म कर दिया, अत्यधिक रक्त स्त्रावण कर दिया, मूत्र तथा पुरीषरेचक औषधियों का प्रयोग, लंघन आदि का प्रयोग ज़्यादा कर दिया, तो इन सब से भी जो है वात प्रकोपित हो जाता है। फिर अन्य कारण में आता है अभिघात, मर्माभिघात, मतलब कोई चोट लग गई बाहर से या मर्म में कोई अभिघात हो गया, तो उसकी वजह से भी वात प्रकोप हो जाता है। तो ये सारे हो गए सामान्य निदान। ठीक है, तो ये आगे चल के जो हम सारी डिसीज़ पढ़ेंगे ना वात व्याधि की, अलग अलग डिसीज़ के बारे में, तो उसमें भी हम ये सामान्य निदान लिख सकते हैं। ठीक है, और तो ये हम सारी डिसीज़ में लिख सकते हैं। वात व्याधि से रिलेटेड जितनी भी डिसीज़ होती हैं उनमें हम ये सामान्य निदान लिख सकते हैं। ठीक है, फिर आगे चल के जो हम अलग अलग डिसीज़ पढ़ेंगे तो उसके हम पर्टिकुलर निदान देखेंगे। उसमें हम ये निदान भी लिख सकते हैं और उसके एक पर्टिकुलर कुछ निदान रहेंगे वो भी पढ़ेंगे। ठीक है, उसी तरीके से हम लक्षण भी देखेंगे कि हम एक सामान्य लक्षण देखेंगे वात व्याधि के, और फिर उसके बाद जब हम उसके अलग अलग डिसीज़ पढ़ेंगे तो उसके हम एक विशेष लक्षण भी देखेंगे। ठीक है, तो ये सामान्य लक्षण और निदान पढ़ना इसलिए ज़रूरी है, जिसमें हम एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से सामान्य निदान लिखकर जो है अपने आंसर्स को थोड़ा और अच्छा डिटेल कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं वात व्याधि की सामान्य संप्राप्ति। ठीक है, सबसे पहले क्या होता है, वात प्रकोपक निदान के सेवन करने से वात जो है वो प्रकोपित हो जाती है बॉडी में। फिर उसके बाद वात व नाड़ी क्रिया व्यतिक्रम अनेकविध वात रोगों की उत्पत्ति हो जाती है। अब वात का प्रकोप हो जाएगा तो बॉडी में अनेक प्रकार के वात व्याधि जो हैं, वात से रिलेटेड जो भी रोग है उनकी उत्पत्ति हो जाएगी। जैसे कि दो प्रकार के होते हैं, वात कर्म वृद्धि होती है और वात कर्म क्षय होता है। मतलब या तो वात की वजह से कर्म की वृद्धि हो जाती है, या तो वात की वजह से कर्म का क्षय हो जाता है। तो वात में हम देखेंगे कर्म वृद्धि में आते हैं आक्षेपक, जिसे हम कन्वल्जन्स कहते हैं, पक्षवात पैरालिसिस कहते हैं, कंप को ट्रिमर्स, अर्दित मतलब फेशियल पैरालिसिस और शूल मतलब पेन। तो ये सारी जो है ये वात कर्म वृद्धि से होते हैं, और वात कर्म क्षय से होते हैं स्तंभ, ठीक, अपतानक और दंड अपतानक। ठीक है, तो ये सारे होते हैं वात कर्म क्षय से। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं सामान्य संप्राप्ति घटक वात व्याधि के। अगर वात व्याधि है तो उसमें वात प्रधान रहेगा। ठीक है, तो वात प्रधान कब हो सकता है, जब धातु का क्षय हो जाएगा तो उससे वात प्रधान हो सकती है। और बाकी भी कारण हो सकते हैं, जैसे कफ हो गया है, या आम प्रोड्यूस हो गया है शरीर में, पित्त प्रकोपित हो गया है, मतलब पित्त को वात ने आवरण कर लिया है, तो इन सब की कंडीशन में भी जो है वात व्याधि हो सकती है। फिर दूष्य जो है इसमें सप्त धातु रहेगी और उपधातु मल, तो इसमें सारी चीज़ें जो रहेंगी वो दूष्य रहेंगी, सातों धातु, उपधातु भी और मल भी। फिर स्त्रोतस इसमें इन्वॉल्व रहेंगे, वातवह, संज्ञावह, रस, रक्त आदि धातु वह स्त्रोतस। और स्त्रोतोदुष्टि जो रहेगी इसमें वो अति प्रवृत्ति, संग तथा विमार्ग गमन रहेगा। अधिष्ठान इसमें एकांग, सर्वांग, कोष्ठ और धातुएं, मतलब एक अंग भी इन्वॉल्व हो सकता है, सर्वांग मतलब पूरी बॉडी, कोष्ठ मतलब आमाशय पक्वाशय इन्वॉल्व हो सकते हैं, या तो पूरी धातुएं। फिर संचार स्थान इसका सर्व शरीर होता है, क्योंकि जो वात होती है वो पूरे शरीर में फ्लो करती है। फिर इसका उद्भव स्थान, मतलब यहाँ कहाँ से ये जो है वात व्याधि का रोग स्टार्ट होता है, तो ये आमाशय से स्टार्ट हो सकता है, पक्वाशय से। ठीक है, इसका जो स्वभाव होता है वह आशुकारी हो सकता है, चिरकारी भी हो सकता है। ठीक है, मतलब एक्यूट भी हो सकता है और क्रॉनिक डिसीज भी हो सकती है ये।
फिर नेक्स्ट देखते हैं इसके पूर्व रूप क्या होते हैं। सामान्य पूर्व रूप वात व्याधि के। तो वात व्याधियों के अव्यक्त लक्षण होते हैं, जिसके पूर्व रूप होते हैं ना वो अव्यक्त होते हैं, ऐसे पता नहीं चलते। फिर उसके बाद क्या लिखा है, अर्थात वात व्याधि का पूर्व रूप जो होता है वो निश्चित नहीं होता। आयुर्वेद ने अन्य रोगों के वर्णन क्रम में पूर्व रूप का उल्लेख मिलता है, लेकिन जो आयुर्वेद में जो अन्य रोग बताए गए हैं उनके क्रम अगर हम देखें तो उसमें पूर्व रूप का वर्णन मिलता है, लेकिन जो वात व्याधि होती हैं उनके पूर्व रूप का मिलना बहुत कम देखा जाता है। ठीक है, तो इसमें ओवरऑल इसकी जो समरी है कि जो भी वात व्याधि होती है उनके कोई पूर्व रूप ज़्यादातर देखने को मिलते नहीं हैं। फिर उसके बाद वात प्रकोप के सामान्य लक्षण जो हैं, इसके सामान्य लक्षण जो हैं जो हम सारी डिसीज़ में जो है लिख सकते हैं, ठीक है? ये सामान्य हो गए। तो इसमें प्रभावित अंगों में संकोच देखने को मिलता है, पर्व स्तंभ मतलब जॉइंट में स्टिफनेस, अस्थि व पर्व में भेद, पियर्सिंग पेन इन बोन्स एंड जॉइंट्स, लोमहर्ष, प्रलाप, फिर पाणि पृष्ठ शिरोग्रह, खंजिता, पागुल्य और कुब्जिता। तो ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं सामान्य लक्षण में वात प्रकोप में। फिर अंग शोष रहता है, जैसे कि अंग शोष में ये भी एक जो है लक्षण है अनिद्रता, मतलब जो है नींद नहीं आना, इंसोम्निया कह सकते हैं। गर्भ शुक्र तथा रज का नाश होना, शरीर में स्पंदन, गात्र सुप्तता मतलब नम्बनेस देखने को मिल सकती बॉडी में। सिर, नेत्र, नासा, जत्रु तथा ग्रीवा में क्या हो सकता है, हुडन मतलब डेविएशन ऑफ सिमेट्री ऑफ द हेड, आई, नोज एंड नेक। मतलब जो सिमेट्री है ना, हमारी जो बॉडी होती है वो सिमेट्रिकल बॉडी रहती है दोनों साइड से, लेकिन हो सकता है जो सिमेट्री है उसका डेविएशन देखने को मिले। फिर भेदवत पीड़ा, टीयरिंग पेन, तादवत पीड़ा, प्रिकिंग पेन, अर्थी मतलब रेस्टलेसनेस। तो ये सारे हो गए वात व्याधि के सामान्य लक्षण। फिर वात व्याधियों का सामान्य चिकित्सा उपक्रम। अब हम इसकी जो सामान्य चिकित्सा, जैसे वात व्याधि हो गई है तो उसकी सामान्य चिकित्सा किस तरीके से कर सकते हैं, तो ये सभी वात व्याधि में हम लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे कि स्नेहन कर सकते हैं, स्वेदन, मृदु संशोधन, अभ्यंग, मर्दन, वस्ति चिकित्सा, वेष्टन और त्रासन, दीपन, पाचन, मेद्य औषधियों का प्रयोग, अनुवासन, वस्ति का प्रयोग, फिर मधुर, अम्ल, लवण तथा रस प्रदान आहार का प्रयोग। फिर उसके बाद वात व्याधियों की सामान्य चिकित्सा, जो यहाँ पर हमने जितनी भी चिकित्सा देखी है अभी हम उसको थोड़ा सा डिटेल में देख लेंगे। सबसे पहले स्नेहन, ठीक है, वात व्याधि की जो मेन चिकित्सा है सबसे पहली वो है स्नेहन, जिसको मॉइलेशन भी कहते हैं। आवरण रहित स्वतंत्र वात व्याधि में सर्वप्रथम रोग को घृत, वसा, मज्जा तथा तेलपान कराया जाता है। तो ज़्यादातर क्या करते हैं कि अगर वात व्याधि हो गई है तो ऐसे रोगी को हमें सर्वप्रथम घृत, तेल, वसा, मज्जा का और तेल का पान कराया जाता है। फिर सम्यक स्नेह से शरीर में सूखी हुई धातुओं का पोषण होता है तथा शरीर में बल, अग्नि तथा शरीर की पुष्टि होती है और तथा प्राण शक्ति की वृद्धि होती है। क्या होता है कि स्नेहपान करने से, स्नेहन करने से जो वात जो प्रकोपित हो गई है उसका शमन होता है, ठीक है। फिर उसके बाद स्वेदन, स्वेदन से क्या होता है, सम्यक स्नेहन के बाद सर्व शरीर या अंग विशेष में वातनाशक तेल का अभ्यंग करना चाहिए तथा स्नेहयुक्त नाड़ी, प्रस्तर, संकर तथा अनेक प्रकार के अन्य स्वेद का आवश्यकता अनुसार प्रयोग करना चाहिए। ये हमने पंचकर्म में भी देखा है कि स्वेदन करते हैं, सबसे पहले स्नेहन करते हैं फिर स्वेदन करते हैं, ठीक है। तो सम्यक स्नेहन के बाद हमें वातनाशक तेल से अभ्यंग करना चाहिए रोगी का, और उसके बाद हमें स्वेदन कर्म करना चाहिए, जैसे कि संकर स्वेद, प्रस्तर स्वेद, कोई भी स्वेद हम कर सकते हैं। नाड़ी स्वेद भी होता है, ठीक है। तो उसके मतलब आवश्यकता अनुसार हमें स्वेदन करना चाहिए और उससे भी क्या होता है कि वात का शमन होता है। फिर मृदु रेचक मतलब जब स्नेह स्वेदन में से वात व्याधि शांत नहीं होती, जब स्नेहन स्वेदन करने के बाद भी वात व्याधि शांत नहीं हो रही है तो रोगी को स्नेह के साथ निम्न मृदु रेचक औषधियों का प्रयोग करना चाहिए। तो हमें फिर कुछ मृदु रेचक औषधियों का भी प्रयोग करना चाहिए, जैसे कि तिल, वक, ठीक है, सातला, एरंड तेल। तो तिलवक को घृत के साथ सिद्ध करके दिया जाता है रोगी को, सातला को भी घृत के साथ सिद्ध करते हैं और एरंड तेल को दुग्ध के साथ प्रयोग किया जाता है। तो इन सब चीज़ों से भी जो है वात का शमन होता है शरीर में और वात व्याधियों में जो है उसकी चिकित्सा हो सकती है इससे। नेक्स्ट हम देखते हैं वस्थि प्रयोग कैसे किया जाता है। विरेचन के अयोग्य दुर्बल रोगियों में निरुवस्थि के द्वारा शोधन चिकित्सा करनी चाहिए। क्या होता है कि जिनको हम विरेचन नहीं करा सकते, कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं जो बहुत ज़्यादा दुर्बल होते हैं, उनको अगर हम विरेचन कराएंगे तो वो और ज़्यादा उनमें दुर्बलता आ जाएगी। तो ऐसे रोगियों को हमें निरुवस्थि करवानी चाहिए। तो निरुवस्थि के द्वारा अगर हम शोधन चिकित्सा ऐसे व्यक्तियों की हम कर सकते हैं, ठीक है। तो दीपन पाचन द्रव्यों के युक्त आहार में विरेचक औषधि का प्रयोग करना चाहिए।
इस प्रकार संशुद्धि तथा अग्नि प्रदीप्त हो जाने पर पुनः स्नेहन स्वेदन का प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, तो हम वस्ती का प्रयोग भी करते हैं वात व्याधि में। ये है पूरा ओवरऑल इसकी बात। ठीक है, दुर्बल व्यक्तियों में हम वस्ती का प्रयोग करते हैं क्योंकि उनमें हम विरेचन कर्म नहीं करा सकते, इसलिए हम वस्ती कर्म कराते हैं। उसमें स्पेशली हम निरुवस्ती का उपयोग करते हैं। दीपन पाचन औषधियों का प्रयोग करते हैं। ठीक है, जिससे उनकी अग्नि जो है वो प्रदीप्त हो जाती है। उसके बाद हम स्नेहन स्वेदन का कर्म कराते हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं रसायन का प्रयोग भी किया जाता है वातज व्याधि में ऐसा चिकित्सा। ठीक है, तो वात रोगों में रसायन औषधियों का प्रयोग जो है वो उत्तम उपयोगी माना जाता है। जैसे कि इसमें शिवा गुटी का आता है, महायोगराज गुगुल, रसराज गुगुल और शिलाजतु। ठीक है, फिर आंवला की ये रसायन पाद में जो दिए हुए हैं योग, उनका प्रयोग भी किया जाता है रसायन योगों में। नेक्स्ट है नस्य एवं धूमपान से भी वात व्याधि का शमन किया जा सकता है, उसकी चिकित्सा की जा सकती है। जैसे कि वात व्याधि में षटबिंदु तेल, महानारायण तेल, अणु तेल का उपयोग करते हैं नस्य कराने में रोगी को। ठीक है, नस्य करा सकते हैं हम रोगी का, और साथ में कुछ वात नाशक द्रव्यों के चूर्ण कल्क को धूमपान यंत्र में रखकर धूमपान कराने से भी जो है वात का शमन होता है और वात व्याधि की चिकित्सा की जाती है। फिर उसके बाद वात व्याधियों की चिकित्सा में प्रयुक्त संशमन औषध योग। अब कुछ औषध योग होते हैं जो जिसे हम वात व्याधि की चिकित्सा करने के लिए उपयोग में लाते हैं। जैसे कि एकल औषधियाँ जो हम उपयोग करते हैं वात व्याधि की चिकित्सा में, वो होती है अश्वगंधा, कपिकच्छु, बला, दशमूल, रासना, गुगुल, एरंड आदि। तो ये सारे हो गई एकल औषध। ठीक है, फिर कुछ महास्नेह होते हैं जिसको हम वात व्याधि की चिकित्सा करने में उपयोग करते हैं। जैसे कि घृत तेल, वसा तथा मज्जा का अभ्यंतर प्रयोग करने से भी वात व्याधि की चिकित्सा होती है। फिर होती है वाताक्षेप नाशक, मतलब कस्तूरी, हिंगू, कर्पूर और धतूरा, अफीम, अभ्रक भस्म और श्रृंग भस्म। तो ये सारे भी क्या करते हैं, वात को नाश करते हैं, मतलब वात का नाश करते हैं। ठीक है, फिर हम देखते हैं वात व्याधि की चिकित्सा में और कुछ औषधि योग, जैसे कि तेल योग होता है जिसमें महामाश तेल, बला तेल, प्रसारणी तेल, रासना तेल, सहचर तेल, मूलक तेल, महाविष गर्भ तेल अभ्यंग करने के लिए उपयोग में आते हैं। तो ये सारे जो तेल हैं, इनसे अभ्यंग करने से जो वात है उसका नाश होता है। विष्णु तेल और निर्गुंडी तेल को हम अभ्यंतर स्नेह की तरह भी उपयोग कर सकते हैं, मतलब हम उसका पान कर सकते हैं। ठीक है, फिर घृत योग में छागलाख घृत, दशमूलाघ घृत, अश्वगंधा घृत, चित्रकादि घृत, मज्जा स्नेह, बलादि घृत यथोचित प्रयोग करना चाहिए। तो इसमें हम घृत के योग भी दे सकते हैं, क्वाथ के योग भी देख सकते हैं, जैसे कि रसना आदि क्वाथ, महारासना आदि। फिर उसके बाद रासना सप्तक क्वाथ, दशमूल क्वाथ, माश बलादि क्वाथ का प्रयोग करना चाहिए। तो ये सारे जो होगा ये औषधि योग हो गए वात व्याधि की चिकित्सा के लिए। नेक्स्ट हम चूर्ण योग भी दे सकते हैं रोगी को, जैसे कि नारसिंग चूर्ण, चित्रक, इंद्रियफ, पाठा कुटकी, अतीस एवं हरितिकी का चूर्ण। ठीक है, फिर पंचकोल चूर्ण, नागराध्य चूर्ण, त्रिकटु चूर्ण, इन सारे चूर्ण का उपयोग करते हैं वात व्याधि की चिकित्सा के लिए। फिर रस भस्म का योग भी दे सकते हैं, जैसे कि बृहत, वात चिंतामणि रस। ठीक है, फिर उसके बाद रस राज रस, वात कुलांतक योगेंद्र रस, वात गजांकुश रस, फिर उसके बाद महावात गजांकुश रस, फिर उसके बाद वात विध्वसक रस, एकांगवीर रस, राजमृंगाक रस, मल सिंदूर, फिर स्वर्णभस, अभ्रक भस्म आदि का प्रयोग उचित अनुपान के साथ किया जाता है। तो यहाँ पर हमने रस और भस्म देख ली जो वात व्याधि की चिकित्सा में उपयोगी होती। फिर कुछ गुगुल योग भी होते हैं वात व्याधि की चिकित्सा में जिनका उपयोग करते हैं, जैसे कि योगराज गुगुल, महायोगराज गुगुल, कैशोर गुगुल, सिंहनाथ गुगुल। ठीक है, तो ये सारे हो गए गुगुल के योग। तो ये सारे हो गए औषध योग। ये सामान्य औषध योग थे जो वात व्याधि की चिकित्सा में उपयोगी होते हैं। फिर उसके बाद वात व्याधि में पथ्यापथ्य क्या होते हैं, अर्थात वात रोग से पीड़ित जो रोगी होते हैं, रोगियों के लिए घृत तेल, वसा, मज्जा, परिषेक, अवगाह, अभ्यंग, फिर उसके बाद बस्ती, स्नेहन, निवात स्थान एवं प्रावरण में रहना, मांसरस, दुग्धपान, मधुर, अम्ल, लवण रस वाले आहार, द्रव्यों का सेवन एवं अन्य ब्रहण कारक आहार प्रशस्त माने गए हैं। तो यहाँ पर पथ्य आहार दिए हुए हैं, जैसे कि जिनको वात रोग हो जाता है, वात रोग से जो पीड़ित रोगी होते हैं, उनको घृत तेल, वसा, मज्जा का उपयोग करना चाहिए। ठीक है, दुग्धपान करना चाहिए, मधुर, अम्ल, लवण रस वाले आहार का सेवन करना चाहिए और ब्रहण कारक आहारों का सेवन करना चाहिए। ठीक है, तो ये सारे हो गए वात व्याधि के पथ्य आहार। अभी अकॉर्डिंग टू हमारे NCISM सिलेबस के अकॉर्डिंग हमने वात व्याधि की सामान्य चिकित्सा देख ली है। ठीक है, आज के इस लेक्चर में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।